कौन से स्किल्स हैं जिनकी डिमांड रहेगी पैसा कमाने के वाले से, तो कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको अभी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। किसी एक नीश को फाइंड आउट करें और उस नीश के ऊपर एजेंटिक है कि एक एजेंट बना लें और मार्केट के अंदर पिच करना शुरू कर दें। पैसा कमाने का इस टाइम सबसे इजी वे है। आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। कोई एक टूल बना लें और उस टूल को मार्केट के अंदर पब्लिश कर दें जो कि रियल बेसिक नीड को कंप्लीट कर रहा है। 6 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने जा रही हैं एजेंटिक एआई की। हर बंदे के मोबाइल में है कि आप जिसकी मर्जी तस्वीर बना लें। हम देखते भी हैं बहुत सारी मीम्स और बहुत सारा पॉलिटिकल कंटेंट कि किसी पॉलिटिशियन के नीचे कुछ है ऊपर कुछ है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है एक तो प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 3, 4, 5 में 6 महीनों में कौन से स्किल्स हैं जिनकी डिमांड रहेगी पैसा कमाने के वाले से, तो कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको अभी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, ये वैसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते भी हैं। ये इंटरेस्ट ही होता है पूरी पॉडकास्ट में, यही होता है कि शायद हम भी थंबनेल ये लगाएंगे ये स्किल सीखें और पैसे कमाएं। ऐसा ही है। क्यों जहाँ पे पाकिस्तानी कौम देखती है ना कि पैसा कमाएं तो वो वहाँ पे रुकते जरूर हैं कि यार अच्छा वो करें या ना करें वो बाद की बात है, लेकिन ये उन्होंने देखना जरूर होता है। तो बताएं सर हमारी ऑडियंस के लिए कि पैसा कैसे कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए है, ये एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये एक एजेंसी ऑनर या एक अगर आप सॉफ्ट हाउस भी चला रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी है कि पहले होता था सर्विस मॉडल कि आप एक वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दी, एक आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, क्लाइंट ढूंढा और उसको पिच किया और वो बनाना स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि अब जो दौर है वो ये है कि आपके पास एक अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई एक टूल बना लें और उस टूल को मार्केट के अंदर पब्लिश कर दें जो कि रियल बेसिक नीड को कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी, अब ये इस तरह का टूल मेरे ख्याल में अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप मार्केट में इस तरह का टूल लॉन्च करेंगे जो कि आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, तो आप मार्केट के अंदर जल्दी इन हो सकते हैं। और टूल का फ़ायदा ये होता है कि SaaS बेस्ड प्रोडक्ट टूल्स होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि आपको मंथली रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है। यानी आपने एक एम्प्लॉय रखा है जिसको आपने सैलरी देनी नहीं है, उसने आपको सैलरी कमा के देनी है। हमारे एक दोस्त उन्होंने HR का बनाया सॉफ्टवेयर और वो 500 के करीब कंपनीज को उन्होंने वो सॉफ्टवेयर दिया। तो अब क्या करता है कि उसकी सब्सक्रिप्शन है, किसी की 45,000 है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज, 50,000 है, 45,000 है। अब वो यानी कि 500 बंदे को लगा लें, 50,000 के हिसाब से कितने पैसे इकट्ठे वो कर लेते हैं। तो वो उसमें मैंने कहा यार कंपनी इतने पैसे, कहता है यार कंपनी को तो एक मुलाजिम की तनख्वाह से भी कम पड़ रहा है वो। बिल्कुल, जब वो 4 बंदों को तनख्वाहें देते थे, एक को पे रोल बनाने के लिए, एक को अटेंडेंस मेंटेनेंस के लिए, एक को बाकी HR की डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो अब आपके पास जब एक टूल ऐसा है, उसने वो मुझे सारा बताया कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट उसके अंदर सेगमेंट्स बने हुए हैं, टैब्स हैं कि आपने सिर्फ उसमें से डाटा एक दफ़ा आपने इनपुट करना है। उसके बाद अपने बायोमेट्रिक जब वो लगाएगा, इन आउट लगाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी वो अटेंडेंस कैलकुलेट हो जाएगी। अटेंडेंस कैलकुलेट करके वो डाटा अगले टैब को दे देगा, वो जिसमें उसने वो उसका ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस और नंबर ऑफ डेज वो उसकी पे रोल्स बना देगा। उसके बाद वो उसमें जब उसको पता है कि यार इस बंदे की ये पर्क्स हैं, उसके हिसाब से उनका डाटा वो ऐड कर देगा। उसी की बेस पर वो यानी कि जो अटेंडेंस की बेस है उसी के ऊपर उसका जो ACR बननी है, उसकी मंथली रिपोर्ट बननी है, परफॉर्मेंस शीट बननी है, वो भी सारी कैलकुलेट चेक हो जाएगी। ये बंदा टाइम पे आ रहा है, कोई छुट्टी नहीं कर रहा, उसके अटेंडेंस ठीक जा रही है, परफॉर्मेंस इसकी ठीक है, ग्रेडिंग उसकी वो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रेडिंग करके तो उसका जो अगला प्रमोशन होता है वो तक वो डिसाइड कर देता है। बिल्कुल। तो वो कहता है कि इस काम के लिए जब कंपनी देती थी कि भी एक 10 लाख रुपए कंपनी दे रही थी, तो उसको तो 50,000 रुपये में हम ये टूल दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इस रात तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस तरह से वो आप देखें ना, 10 लाख से 50,000 यानी 9.5 लाख रुपए कॉस्ट कटिंग होगी उसकी। कॉस्ट कटिंग, और वो विदाउट एनी इमोशंस या वो जो ह्यूमन के जो वो सिर्फ 10 लाख नहीं बचा ना, उसका बचा 30 लाख। क्योंकि जब एक एम्प्लॉय ने आना था उसके लिए कंप्यूटर चाहिए था, एक चेयर चाहिए थी, फिर उसके लिए AC चाहिए था, फिर उसके लिए कोई लंच चाहिए था, चाय चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें थी ना। एक एम्प्लॉय उसका चाहिए कि भाई किस दिन छुट्टी करेगा, कौन होगा, फिर उसके यानी कि बहानेबाजियां खत्म हो गई उसकी। अब वो 24/7 उनको मुलाजिम मिल गया। तो एक तो ये कि अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि 44% बिजनेसेस एजेंटिक AI यूज़ करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन टू से कि डिमांड काफ़ी हाई है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किसी एक नीश को फाइंड आउट करें और उस नीश के ऊपर एजेंटिक AI की एक एजेंट बना लें और मार्केट के अंदर पिच करना शुरू कर दें। पैसा कमाने का इस टाइम सबसे ईजी वे है। और सेकेंडली वे है
कि आप बाकी जो ई कॉमर्स है या इस तरह से जो एक फिजिकल नीड है, जैसे एक लैपटॉप, क्लॉथ, ये वो इस तरह से ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो आप ई कॉमर्स को मैं समझता हूँ कि सेकंड नंबर के ऊपर एक बेस्ट चीज़ हो सकती है। अच्छा सर, इसमें मैं आज की पॉडकास्ट से मेरा आखिरी सवाल कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्योंकि जब एआई नई नई शुरू हुई तो डी फेक का वर्ड हमने सुना कि जो लोगों की तस्वीरें बन जाती हैं। अब तो हर बंदे के मोबाइल में है कि आप जिसकी मर्ज़ी तस्वीर बना लें। हम देखते भी हैं बहुत सारी मीम्स और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंटेंट कि किसी पॉलिटिशियन के नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है, कपड़े चेंज है, उसके ड्रेस चेंज है, उसके साथ लोग चेंज यानी कि हैं। एक तस्वीर देते हैं, आप कहते हैं इन दोनों को रिप्लेस कर दो, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। एक तो प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ये कि किसी के लिए भी किसी की फेक चीज़ बनाना वो इतना ज़्यादा आम हो गया, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? अच्छा, ये अहिर भाई एक कंप्लीट टॉपिक है कि एआई वर्सेस साइबर सिक्योरिटी वार, कि कौन जीतेगा और हमें इस दौर में क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको 1 से 2 मिनट में थोड़ा सा कंक्लूड अगर कर दूं, तो हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। यानी अब अगर हम एक चीज़ को एआई की मदद से सारे सोशल मीडिया या जितने भी आप हैंडलिंग है वो हम करने जा रहे हैं, तो इस वक्त साइबर अटैक्स भी बढ़ेंगे, डीप फेक्स भी बढ़ेंगे, आपके स्कैम्स भी इंक्रीज होंगे, आपकी जो वेरिफिकेशन है, बॉट्स है, वो सारी चीज़ें वो भी इंक्रीज होंगी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक ह्यूमन है, उसने लेट्स सपोज के एक पिक्चर अपलोड की थंब के साथ, ये अक्सर हम वो विक्ट्री का निशान बना देते हैं, स्कैन हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, अब वो स्कैन करके बॉट ने सेव कर ली, अब वो आपके पूरे के पूरे मतलब जो वेरिफिकेशन है वो कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर किसी को हमने डिफेम करना है, उसकी पिक्चर उठाई, एआई को दी, तो उसने पूरी वीडियो बनाकर जनरेट करके दे दी। तो इस तरह से चैलेंजेस तो हैं, और उसके लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज साइबर सिक्योरिटी का भी होना चाहिए, ताकि अब एक हमारे पास वीडियो है तो हम उसको फॉरेंसिक तो कर सकें कि ये एक रियल है किधर से आई है। अगर इसी तरह से कोई ऐप आती है, कोई सोशल मीडिया का, या कोई इस तरह से पासवर्ड आता है, कोई लिंक आता है, कोई नंबर आता है, तो हम उसको एटलीस्ट एक चेक कर सकें। तो अब इस दौर में ना, मेरे ख्याल में जैसे जैसे अभी ये एआई इंक्रीज होता जा रहा है, तो वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी के जो चांसेस हैं, खतरात हैं, जो रिस्क हैं, वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आपके पास दोनों चीज़ों का फिर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपको अपने आप को सेफ भी रखना है, अपने आप को अपग्रेड भी रखना है, और साथ में बाकी जो जितने भी नए टूल्स हैं उनको भी सीखना है। तो ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। मसलन साहब, क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो साइबर सिक्योरिटी में भी हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं साइबर सिक्योरिटी पे भी आपके साथ एक लंबी नशिस्त रखूं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जाने से पहले अगर आप हमारे नाज़रीन को कोई 5 ऐसी टिप्स दे दें कि जिससे हम साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बच सकें, हमारे बैंक अकाउंट सेव रहें, हमारा जो प्राइवेट डाटा है वो सेव रहे, या हम वो हैकिंग से बच सकें। अच्छा मसूद भाई, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका व्हाट्सएप एक्सेस होता है, कोई बंदा एक्सेस कर लेता है, तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, और जब वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं देगा तो आपका व्हाट्सएप लॉगिन नहीं किया जा सकता। सेकेंडली ये है कि जो पासवर्ड है वो आप चेक कर लें कि जो आप लगाने जा रहे हैं वो ब्रीच पासवर्ड तो नहीं है। अब उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत से आजकल टूल ऐसे मौजूद हैं जो ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक करते हैं। अब उसका होता क्या है कि मैंने आपको सोशल मीडिया का पासवर्ड चेक करना है, तो सिंपल एक कमांड है, गिटहब के ऊपर टूल भी पड़े हुए, आप वो कमांड डालेंगे तो वो जो ब्रीच पासवर्ड है उसमें से गेस करेगा कि यार ये पासवर्ड तो नहीं है। तो अब वो पासवर्ड उठाकर अगर उसमें से मिल जाता है तो वो आपका पासवर्ड लॉगिन करके आपको एक्सेस कर देगा। तो एक तो ये है कि आप कोशिश करें कि चेक कर लें कि जो आप पासवर्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो कॉमन नहीं है, वो ब्रीच नहीं है। अब उसका एक आसान तरीका ये है कि एक टूल है atechskills.com/dr of security। अब उसके ऊपर आप जाएंगे, उधर आप पासवर्ड जो आप यूज़ करने जा रहे हैं वो जस्ट पेस्ट करें, तो वो आपको एक बता देगा कि ये पहले किसी ब्रीच जगह के ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, ये
हमारा जो मतलब कि ये सेव नहीं करता, स्टोर नहीं करता, ये ना समझिएगा कि ये डाटा सेव कर रहा है। ये जस्ट एक मतलब कि आपके डाटा को चेक करके बता। इस तरह लिंक है, ऐप है, कोई भी आप जो उसको समझते हैं कि यार ये साइबर सिक्योरिटी के लिए या इस तरह से नुकसान हो सकते, तो आप उधर जाकर चेक करें। तो 2 तरीके हो गए। पहली चीज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दूसरा ये है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बाज़ का ब्रीच डाटा में पड़ा होता है, तो वो भी आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर ये है कि जो आप ऐप यूज़ करने जा रहे हैं उसको बाकायदा तौर पे पहले चेक कर लें कि ये परमिशंस क्या क्या मांग रही है। अब जैसे एक गैलरी ऐप है, तो उसको आपकी कॉन्टैक्ट क्या लिस्ट है, आपकी लोकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको वेरीफाई कर लें। लेकिन होता ही ना कि वो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो जिसको आप ये परमिशंस नहीं देंगे वो आगे फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा। उसका फिर वो थर्ड तरीका ये है कि आप देखेंगे क्या वो वाकई नीड है। अब लेट्स सपोज कि मैं सोशल मीडिया ऐप्स की बात करता हूँ। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या इनको अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करें तो इनके प्राइवेसी पैटर्न्स में जाएं, तो ये कहते हैं कि हम आपकी जितनी भी मतलब कि कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपका माइक है, आपका लोकेशन है, ब्राउजर गैलरी है, हर चीज़ सारी देख चीज़ सकेंगे। एक्सेस कर, और ये उन्होंने खुद से डिक्लेयर किया हुआ। अब इस तरह की जो ऐप्स होती हैं मतलब उनसे बचने का एक तरीका ये होता है कि आप जब यूज़ कर रहे हैं उसको ऑन कर लें, वरना आप ऐप सेटिंग में जाएं और सारी परमिशंस ऑफ कर लें, ताकि आपका बाकी टाइम के ऊपर डाटा मॉनिटर ना किया जा रहा हो। और चौथा एक तरीका ये है कि ये जो हमारा मैंने आपको एक जो टूल बताया, इसके ऊपर अगर आप ऐप को अपलोड करते हैं तो ये बता देता है कि बैकएंड के ऊपर सर्वर कौन कौन से जगह के ऊपर ये डाटा भेज रहा है। तो अब उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, बाज़ का लीगल ऐप होती है लेकिन बैकएंड के ऊपर किस सर्वर के साथ अटैच है और वो तो कोडिंग के अंदर है, तो वो हमें पता नहीं चलता। तो ये उसको डिकोड करके एक बता देता है कि ये सर्वर है जिसके ऊपर ये डाटा भेज रहा है। तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये कोई जो ऐप है ना, ये मेरा डाटा कहीं पे एक्सेस कर रही है ऐसे। तो इस तरह से आप अपने आप को कुछ हद तक सेव कर सकते हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब आपने ऑनलाइन दुनिया में कदम रख दिया तो अब आप सेव नहीं है। अब ये है कि जैसे एक गाड़ी होती है, उसको चोर स्विच लगा देते हैं ताकि अगर कोई बंदा गाड़ी को चोरी करने आए तो एटलीस्ट उसे ढूंढना ना, वो ढूंढे मिले ना, चीज़ें मिले ना, कुछ एफर्ट करनी पड़े, लेकिन ऑब्वियसली चोरी की जा सकती है। तो इस तरह से जब आप डिजिटल प्रेजेंस में आ गए तो अब आपका जो डाटा है वो खतरे में तो है, तो लेकिन ये है कि कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई, आपने कीमती टाइम हमें दिया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ ऑफ एंड ऑन ये सीरीज़ जो है ये कंटिन्यू करें और इन चीज़ों को, जितनी चीज़ें आपने बताई, हर टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हो सकती है। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा आपने भी, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और हम कोशिश करेंगे कि मुसलसल साहब के साथ इस तरह की नशिस्तें रखते रहें ताकि अवेयरनेस भी फैलती रहे, लोगों को तरीके भी मिलते रहें कि किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।